स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में अपने जो ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल जो है वो कर चुके हैं। अब इसके आज जो एग्जांपल हैं उसमें एक तो NH4NO2 का ताप अपघटन यानी थर्मल डीकम्पोजिशन, NH4NO2 का थर्मल डीकम्पोजिशन, और सेकंड जो रहेगा हमारा एस्टर का अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका फार्मूला क्या रहता है रेट कांस्टेंट का, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों केस में। तो पहली रिएक्शन अपने उठा रहे हैं NH4NO2 वाली, NH4NO2। तो NH4NO2 का ताप अपघटन थर्मल डीकम्पोजिशन। तो जब अपने NH4NO2 को गर्म करते हैं, NH4NO2 को गर्म करते हैं तो क्या होगा, इसमें से क्या बनेगा प्रोडक्ट। NH4NO2 को जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें से जल निकल जाएगा। कितने जल निकाल सकते हो इसमें से, देखो आप कितने जल के अणु निकाल सकते हो। दो, क्योंकि 4 H हैं और 2 O हैं, है ना, तो 2 जल के अणु निकल जाएंगे। और 2 जल के अणु निकलने के बाद क्या बचेगा, क्या बचा 2 जल के अणु निकलने के बाद, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बनी, है ना। तो NH4NO2 को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से 2 जल के अणु निकल जाते हैं और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, हमारे को नाइट्रोजन गैस बनती है। और नाइट्रोजन गैस का आयतन मापकर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम मेजर करते हैं और इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करते हैं। तो रिएक्शन की जो बल गतिकी का अध्ययन है, काइनेटिक स्टडी है, वो इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी कैसे की जाती है, N2 का आयतन मापकर, N2 का आयतन मापा जाता है। N2 का आयतन ज्ञात करके, N2 का आयतन माप करके इस अभिक्रिया की बल गतिकी यानी काइनेटिक्स की स्टडी की जाती है, यानी K का फार्मूला लिखा जाता है। और क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि का सूत्र अपने पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो फार्मूला था क्या था, K बराबर 2.303/T log A/A-x। हमारे पास ये फार्मूला हम सोल्व कर चुके हैं ना। पर इसमें K का फार्मूला आपको कैसे मिल सकता है, NH4NO2 में कैसे मिल सकता है। अगर वो N2 का आयतन मापकर आपको फार्मूला देता है तो क्या फार्मूला आएगा, देखो NH4NO2 गर्म किया, किस में टूटा बताओ, N2 + 2H2O, N2 + 2H2O, ठीक है। अब बताओ स्टार्टिंग में N2 का वॉल्यूम कितना होगा, बताओ स्टार्टिंग में N2 का वॉल्यूम कितना होगा, शुरू में N2 का वॉल्यूम कितना होगा, स्टार्टिंग में N2 0, है ना। रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई तो T बराबर 0 पर 0 होगा। T टाइम पर क्या होगा, T टाइम पर कुछ NH4NO2 टूटेगा, कुछ NH4NO2 टूटेगा, है ना। T टाइम पर, T बराबर 0 पर तो ये पूरा के पूरा यही पड़ा था, N2 था ही नहीं। हमने मान लिया कि T टाइम पर कुछ NH4NO2 टूट गया, तो जब NH4NO2 टूटेगा तो N2 बनेगा ना, N2 बनेगा। तो माना T टाइम पर N2 का जो वॉल्यूम है वो Vt है, T टाइम पर वॉल्यूम कितना है, Vt,
क्लियर, टी टाइम पर वॉल्यूम वीटी है। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था N2 का 0, टी टाइम पर हमने ये माना कि NH4NO2 का कुछ पार्ट टूटा और थोड़ा बहुत वॉल्यूम N2 का बनेगा, वो वीटी है। अनंत समय बाद इन्फिनिटी टाइम पर, अगर इन्फिनिटी टाइम के बाद अपने ये रिएक्शन देखें तो क्या होगा बताओ। अब अपने गर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अनंत समय बाद अगर अपने सोचें अनंत समय बाद, तो क्या NH4NO2 बचेगा क्या, ये बताओ। NH4NO2 बचेगा क्या? अपने उसको गर्म करते जा रहे हैं, अनंत समय बाद अगर अपने देखें तो क्या नहीं बचेगा, है ना। यानी NH4NO2 तो जीरो हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, सारा के सारा प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और माना अनंत समय पर नाइट्रोजन का जो आयतन है वो V अनंत है। क्लियर, समझ आ गई बात। जो लिखी है स्टार्टिंग में T बराबर 0 पर नाइट्रोजन होगा ही नहीं, 0 होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। T टाइम पर हमने क्या माना, T टाइम पर हमने ये माना कि कुछ भाग इसका टूटा और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का आयतन बन गया Vt। अनंत समय बाद क्या होगा, NH4NO2 सारा खत्म हो जाएगा और N2 का जो आयतन मापा गया वो मापा गया V इन्फिनिटी। क्लियर है इतना। समझ आ गया है। अब इसको देखो, इसको अपने थोड़ा सा और सोचें। ये मान लो स्टार्टिंग में 100 था, ये स्टार्टिंग में मान लो 100 था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कितना था, 0। अब ये मान लो स्टार्टिंग में T टाइम बाद 80 रह गया, ये T टाइम बाद 80 रह गया, तो बताओ ये कितना बन गया, कितना बन जाएगा ये स्टार्टिंग में 100 था, 20 है ना, कॉमन सी बात है क्योंकि NH4NO2 टूट गई तो N2 बना रहा है, तो ये 20 टूट गया तो ये 20 बन गया। सही है, क्लियर। अब ये 0 रह गया, अनंत समय के बाद ये सारा खत्म हो गया, तो बता सकते हो ये कितना बन जाएगा, 100, 100। बहुत बढ़िया, ये 100 बन जाएगा, है ना। फिर देख ले H2O का N2 का वॉल्यूम मेजर करते हैं, N2 का H2O का N2 का वॉल्यूम, गैस बाहर निकलेगी तो उस गैस को इकट्ठा किया गया, H2O तो नीचे ही रह जाएगा। समझ आ गई बात ना। यहां से पता लग जाएगा, देखो आप N2 से ही पता लग जाएगा। कैसे, देखो ये 1 मोल है तो ये भी तो 1 मोल है। समझ आई बात। तो अगर N2 3 मोल होगा तो ये भी तो 3 मोल ही होगा। क्लियर, वो N2 से पता लग जाता है ना, क्योंकि N2 बाहर निकल रही है तो N2 का ही आयतन वहाँ मेजर किया जाता है। अब मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया आपको, फिर क्लियर कर लें एक बार, क्योंकि अब मैं फार्मूला बनाऊंगा इसका और आप बड़े आराम से बना देंगे। NH4NO2 गर्म करने पर किस में टूटा बताओ, N2 प्लस 2H2O में। अब T बराबर 0 पर वॉल्यूम बताओ, T बराबर 0 पर वॉल्यूम, N2 का क्या वॉल्यूम है T बराबर 0 पर, 0। T टाइम पर क्या माना अपने, T टाइम पर कितना वॉल्यूम हो गया, VT। और इन्फिनिटी टाइम पर क्या माना, इन्फिनिटी टाइम पर V इन्फिनिटी है ना। और इन्फिनिटी टाइम पर ये 0 रह जाएगा, रिएक्टेंट 0 रह जाएगा, क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब अपने ये माना कि स्टार्टिंग में ये 100 है, स्टार्टिंग में ये 100 है तो कॉमन सी बात है ये तो 0 ही होगा। T टाइम बाद ये 80 रह गया, T टाइम बाद ये 80 रह गया, तो ये कितना बन गया, VT कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, और ये इन्फिनिटी टाइम पर 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। यानी क्या रिजल्ट निकला, जो V इन्फिनिटी की वैल्यू है
वो ए पर डिपेंड कर रही है। देखो ये ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है। वी इन्फिनिटी 100 है, क्यों है? क्योंकि ए कितना था? 100 था, समझ गए? ए 100 था, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? अपना फार्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? के बराबर 2.303 बटे टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फार्मूला था। अब इसका हिसाब किताब यहाँ से लगाना है आपने, N2 के वॉल्यूम से, N2 के वॉल्यूम से लगाना है। तो बताओ ए किसके बराबर है? बताओ ए किसके बराबर है, ये बताओ। N2 के वॉल्यूम देखने हैं, है ना, वी इन्फिनिटी N2 के वॉल्यूम चेक करने हैं आपने, ठीक है। x किसके बराबर है बताओ? a तो वी इन्फिनिटी के बराबर है, x बताओ किसके बराबर है? x यानी प्रोडक्ट किसके बराबर है बताओ? वी टी के, है ना, क्योंकि हमने टी टाइम पर यहाँ x माना था ना टी टाइम पर x, और वो वी टी पड़ा है यहाँ, लग गया पता? तो ये फार्मूला आ सकता है आपके पास NH4NO2 के लिए। वो आपको जरूरी नहीं है कि के लिए यही फार्मूला दे, आपको यूँ दे सकता है NH4NO2 का ताप अपघटन करने पर जो नाइट्रोजन गैस बनती है उसका आयतन मापकर इसकी बल गतिकी का अध्ययन किया जाता है, इसकी काइनेटिक स्टडी की जाती है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट का सही फार्मूला क्या होगा? तो जब N2 के वॉल्यूम से हम रेट कांस्टेंट का फार्मूला बनाएंगे ना, तो ये फार्मूला बनेगा। समझ आ गया है? क्लियर? तो जीरो अपने रिएक्शन का स्टार्टिंग में मानना कहाँ है? जीरो ही मानना है। तो वो N2 तो प्रोडक्ट है ना, ए देखो ये था, ये ए था 100 था ना, ये ए 100 था ना, तो वी इन्फिनिटी कितना मिला आपको बताओ? 100 मिला या नहीं मिला? समझ गए ना? तो वो ए के इक्वल हो गया ये वी इन्फिनिटी, जितना ए लोगे ना उतना ही वी इन्फिनिटी मिलने वाला है आपको। क्लियर? और कोई डाउट है तो कंसल्ट कर सकते हैं आप इक्वेशन को देखें, है ना, बड़े आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको दोनों डाटा दोनों तरीके से क्लियर किया, दोनों डाटा दिए, इसीलिए ये 100 मान के किया है मैंने। तो ये 100 है, देखो ये ए माना था हमने, और यहाँ वी इन्फिनिटी 100 आया अपने पास, यानी ए जो है वी इन्फिनिटी से डायरेक्ट रिलेटेड हो गया, जितना ए था उतना ही वी इन्फिनिटी मिलेगा आपको। क्लियर? समझ आ गई बात? चलो अगली रिएक्शन पे। तो सेकंड रिएक्शन आती है एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन भी बोल सकते हैं आप, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब ये ब्यूरेट पिपेट वाला प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है ना। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अब ये ब्यूरेट पिपेट से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा आपको और अलर्ट होना पड़ेगा, वो थोड़ा पीछे वाला इजी था, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो एथिल एसीटेट हमने लिया था, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का जब हमने जल अपघटन किया था, HOH जल का तो यहाँ आधिक्य था, है ना, ये बना था क्या, यहाँ से C2H5OH निकल गया था, एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH पढ़ी थी अभिक्रिया, है ना। तो ये अम्लीय माध्यम में लेना है H+। तो अब इसके लिए हमने बल गतिकी यानी काइनेटिक स्टडी करनी है, इसकी काइनेटिक स्टडी करनी है, बल गतिकी का अध्ययन करना है, और K का फार्मूला निकालना है। इसके लिए K का फार्मूला वो आपको प्रश्न कैसे देगा? देखो प्रश्न वो देगा, जब फार्मूला तो K का वही है 2.303 बटे टी log A अपॉन A माइनस एक्स,
डायरेक्ट फार्मूला तो यही है, लेकिन वो प्रश्न कैसे देगा आपको? अगर दूसरा फार्मूला देगा ना वो, तो उसका प्रश्न कैसे देगा? माइक ऑफ कर दें अपना, ये विशेष ध्यान रखा करें आप। एस्टर का अम्लीय माध्यम में यानी एसिडिक मीडियम में जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस करने पर, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर जो उत्पाद बने हैं, प्राप्त उत्पाद का NaOH के साथ अनुमापन किया गया। इस तरह से लैंग्वेज देगा वो, है ना, अदरवाइज नहीं प्रश्न बनेगा। वो लैंग्वेज देगा कि इसका अनुमापन किया हमने, यानी इसकी टाइट्रेशन की है। किसके साथ? किसके साथ टाइट्रेशन की है? NaOH के साथ। NaOH क्या है बताओ? NaOH एसिड है, बेस है? बेस है ना। और इसमें जो प्रोडक्ट बना था वो देखो एसिड बना था ना, एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। तो अम्ल क्षार अनुमापन आप लोग पढ़ते रहे हैं, अम्ल क्षार अनुमापन पढ़ा ना हमने। अम्ल क्षार अनुमापन फिनोफ्थैलिन सूचक का काम करता है, यहाँ इंडिकेटर होता है फिनोफ्थैलिन, है ना। प्रबल क्षार है, फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर हो जाएगा। तो वो ये चीज़ चल रही है अब हमारे पास, ठीक है। वो क्वेश्चन में टाइट्रेशन वर्ड डालेगा कि NaOH के साथ इसको टाइट्रेट किया गया है। तो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर जो भी रिएक्शन हुई है उसका NaOH के साथ अलग अलग समय पर NaOH के साथ अनुमापन किया गया। तो रेट कांस्टेंट का सही फार्मूला क्या होगा? और वो प्रश्न में टाइट्रेशन वर्ड डालेगा, ठीक है। अब समझना बात को कि क्या होगा सिस्टम। अब अपने क्या किया, इसमें लिया एस्टर और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, यानी जल में घोला हुआ है ये, एस्टर प्लस H2O है ये, ठीक है। तो ये टूटेगा और एसिटिक एसिड और अल्कोहल देगा, और इसके ऊपर से हम ब्यूरेट के द्वारा NaOH डाल रहे हैं। समझ आ गई बात? ऊपर से ब्यूरेट से क्या डाल रहे हैं? ब्यूरेट से NaOH, क्लियर? ब्यूरेट से NaOH डाला जा रहा है। आगे बात समझ? ये सिस्टम है हमारे पास। अब कंसल्ट करें हम, ब्यूरेट कितने ml की है? मैं ब्यूरेट वाले एग्जांपल से कराऊंगा। कितने ml की ब्यूरेट होती है बताओ प्रैक्टिकल में? 50 ml। तो मेरे पास 50 ml की ब्यूरेट है एक, जिसमें मैंने NaOH भरा हुआ है, ठीक है। NaOH भरा हुआ है। ये 50 ml है, 50 ml। टेबल याद है? आप जब टेबल बनाते थे, सारणी बनाते थे हम, पिपेट द्वारा लिया गया आयतन याद आ रही है? 20 ml, है ना। और फिर अपने लिखते थे यहाँ ब्यूरेट पाठ्यांक, लिखते थे ना ब्यूरेट पाठ्यांक, ब्यूरेट की रीडिंग, प्रारंभिक यानी इनिशियल रीडिंग, और यहाँ अंतिम यानी फाइनल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग और फाइनल। इनिशियल रीडिंग हम लोग लिखते थे 0.0, 0.0 लिखते थे ना, याद आ रहा है? 0.0, है ना। यहाँ जो इंडिकेशन होते थे, यहाँ 0.0, यहाँ 1.0, ऐसे करते करते ये ब्यूरेट जो होती थी 50.0 तक होती थी। ध्यान है? तो इनिशियल वॉल्यूम जो हमने माना है NaOH का, इनिशियल वॉल्यूम जो हम मानेंगे, इनिशियल वॉल्यूम। अब मेरे पास रिएक्शन क्या है बताओ? रिएक्शन क्या है? CH3COO C2H5OH प्लस HOH उपस्थिति अम्लीय माध्यम की
और बना क्या, एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH, ये है। और इसका जो है वो अनुमापन होगा अम्ल क्षार अनुमापन, ये जाएगा टाइट्रेशन में, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन होगी। और NaOH का जो मैंने इनिशियल वॉल्यूम मानना है वो मान लिया V0, NaOH का इनिशियल वॉल्यूम, NaOH का इनिशियल वॉल्यूम कितना माना, V0, NaOH का इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लिया, V0। NaOH तो हमें लेना पड़ेगा ना ब्यूरेट में, NaOH प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट ये है, क्लियर, प्रोडक्ट इधर पड़े हैं आपके पास, ये नहीं हो कि आप NaOH को प्रोडक्ट मान लो, NaOH अलग से पड़ा है हमारे पास ब्यूरेट में, हमने अलग से लिया हुआ है। अब मान लो स्टार्टिंग में ये 40 ml है, स्टार्टिंग में ये कितना लिया आपने, 40 ml, स्टार्टिंग में ये 40 ml लिया है। 40 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ब्यूरेट 50 ml की है, मैं 100 ml नहीं ले सकता इसको, समझ आ गई बात, ब्यूरेट हमारे पास 50 ml की है, ये 40 ml है स्टार्टिंग में, ये कितना होगा बताओ स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कितना होगा एसिटिक एसिड, 0, स्टार्टिंग में 0 होगा, है ना। मैंने ये माना कि टी टाइम पर क्या हुआ, टी टाइम पर ये 25 ml रह गया, एस्टर 25 ml रह गया, ठीक है। तो अब बताओ एसिटिक एसिड कितना बन गया, कितना बन गया एसिटिक एसिड, 15 ml बन जाएगा ना, 15, स्टार्टिंग में ये 40 है, T बराबर 0 पर ये 40 है, ठीक है, T टाइम पर ये मान लो 25 रह गया तो ये 15 बन गया ना। अब इस 15 ml का टाइट्रेशन होगा इस NaOH के साथ, क्लियर, क्योंकि एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन होना है NaOH के साथ, आगे बात समझ। 15 ml को हम NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे। अब बताओ एसिटिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, एसिटिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए ये रिएक्शन होगी, ये एसिटिक एसिड न्यूट्रल हो गया, सही है, ये एसिटिक एसिड है, NaOH ऐड करेंगे, CH3CONA प्लस H2O। अब अगर एसिटिक एसिड का एक अणु है तो NaOH के भी कितने अणु यूज हुए, एक, एसिटिक एसिड का अगर एक अणु है तो NaOH के भी कितने अणु यूज हुए, एक, यानी एसिटिक एसिड और NaOH बराबर हुए, मान लें अपने बराबर ही हो रहे, वैसे तो ml में वो बराबर नहीं होते हैं ना, लेकिन अपने बराबर ही मान के चलेंगे कि एसिटिक एसिड अगर एक है तो NaOH भी तो एक है। तो जब एसिटिक एसिड 15 ml होगा, 15 ml होगा तो NaOH कितने ml होगा, NaOH 15 ml, समझ गए, एसिटिक एसिड 15 ml है तो NaOH भी 15 ml यूज हो गया, क्लियर। तो T टाइम पर जो NaOH यूज हुआ वो मैंने मान लिया, NaOH का वॉल्यूम जो T टाइम पर यूज हुआ, NaOH का जो वॉल्यूम T टाइम पर यूज हुआ वो मैंने मान लिया यहाँ VT मान लिया। वो कितने ml यूज हुआ, कितने ml NaOH यूज हुआ, NaOH कितने ml यूज हुआ, 15 ml। स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना लिया था अपने, स्टार्टिंग वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 0.0 रीडिंग ली थी, इनिशियल रीडिंग 0.0 थी, और जो फाइनल रीडिंग आई वो 15.0 आई, फाइनल रीडिंग जो आई वो 15.0 आई, यानी 15 ml NaOH यूज हुआ। अब बात को समझना एक बार, NaOH 15 ml यूज होगा, ठीक है। अब ये मान लो ब्यूरेट की रीडिंग हमने इनिशियल रीडिंग 0.0 पे रखी थी, 0.0 पे, अगर मान लो मैं इनिशियल रीडिंग 5.0 पे रखता, इनिशियल रीडिंग 5.0 पे रखता तो NaOH तो 15 ml यूज होता ना, तो मेरी रीडिंग कितने पे जाती बताओ, NaOH 15 ml यूज होता तो रीडिंग कितने पे जाती, 20 पे, 20 पे जाती है ना, 20 पे, तभी 15 ml NaOH यूज होगा ना, लग गया पता।
तो यहाँ जो आप इनिशियल रीडिंग रख रहे हो ना V0, प्रारंभिक पाठ्यांक जो रख रहे हो ना, उसका भी महत्व होगा यहाँ, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टोटल 15 ml यूज करना है। अगर स्टार्टिंग में आप 5.0 पे रख रहे हो तो आपकी फाइनल रीडिंग 20.0 पे जाने वाली है। समझ आ गई बात? अगर आप स्टार्टिंग रीडिंग 5.0 पे रख रहे हो, 15 ml यूज होने के बाद फाइनल रीडिंग आपकी 20.0 पे जाने वाली है, यानी VT आपके पास 20.0 होगा। लग गया पता? तो यहाँ इनिशियल रीडिंग को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखो ऊपर, अब अनंत समय बाद क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम के बाद बताओ क्या होगा। इन्फिनिटी टाइम पर क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम पर, इन्फिनिटी टाइम पर क्या होगा बताओ। ये कितना रह जाएगा इन्फिनिटी टाइम पर, ये कितना रह जाएगा, 0, रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे और सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। 40 ml प्रोडक्ट बन गया, है ना, 40 ml प्रोडक्ट बन गया। अब अपने ब्यूरेट वापिस भर ली, सपोज ब्यूरेट अपने वापिस भर ली, ये V0 जो 0.0 है, 0.0 है। अब ये एसिटिक एसिड 40 ml है, तो बताओ NaOH कितना होगा, NaOH कितना यूज होगा, 40 ml, 40 ml। तो इन्फिनिटी टाइम पर मैंने इसका वॉल्यूम मान लिया V इन्फिनिटी जो कि 40 ml है, 40 ml है। अब देखो आप, अब समझना बात को, जो A है, A 40 था और आपके पास जो रीडिंग आ रही है ना वो ब्यूरेट की आ रही है, रीडिंग ब्यूरेट की आ रही है। अब बताओ 40 कहाँ से आएगा आपके पास, ये 40 था, देखो इनिशियल 40 था, बताओ 40 ml कौन सा है बताओ, VT माइनस V0 है या V इन्फिनिटी माइनस V0 है, 40 कौन सा है बताओ। V इन्फिनिटी माइनस V0 ये A के इक्वल होगा, V इन्फिनिटी माइनस V0। समझ आ गई बात? ये V इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, V इन्फिनिटी, V0 को आप यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनिशियल रीडिंग तो हम 5 पे भी रख सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ बताया, इनिशियल रीडिंग तो हम 5 पे भी रख सकते हैं, 3 पे भी रख सकते हैं, कि जैसे मान लो मैंने 3 पे रख दी। अब NaOH 40 ml यूज होना है तो फाइनल रीडिंग 43 जाएगी, तो हो गया 40 ml यूज, सही है। तो ये V0 है, ये V इन्फिनिटी है, तो 40 ml कैसे यूज हुआ, V इन्फिनिटी माइनस V0 से। क्लियर? समझ आ रही है बात? ये A आ गया मेरे पास, A। अब मेरे को X चाहिए, X चाहिए। X 15 ml था, देखो बीच में T टाइम पर जो X बना था वो 15 ml था। अब बताओ X कौन सा है, बताओ X कौन सा है, X की वैल्यू बताओ कौन सी है, VT माइनस V0, बहुत बढ़िया। X जो है ना वो VT माइनस V0 है, तो X क्या है, X है VT माइनस V0। तो A तो है V इन्फिनिटी माइनस V0 और X है VT माइनस V0। अब आप A माइनस X बना सकते हो, A आपके पास है, X आपके पास है, तो A की वैल्यू रखो V इन्फिनिटी माइनस V0 माइनस X की वैल्यू रखो VT माइनस V0, ब्रैकेट ओपन करो, V इन्फिनिटी माइनस V0 माइनस VT माइनस माइनस प्लस V0, तो क्या होगा बताओ, V0 से V0 कट जाएगा, क्या बनेगा, V इन्फिनिटी माइनस VT, A माइनस एक्स बन गया V इन्फिनिटी माइनस VT। तो A माइनस एक्स की वैल्यू V इन्फिनिटी माइनस VT है, A की वैल्यू V इन्फिनिटी माइनस V0 है, तो आपका फार्मूला बनेगा K बराबर 2.303 बटे T log V इन्फिनिटी माइनस V0 बटे V इन्फिनिटी माइनस VT। ये फार्मूला बनेगा आपका एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में। रिपीट करूं बात को, एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार। क्या क्या हमने बताओ, एस्टर का जल बटन किया एसिडिक मीडियम में
तो ये बना एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, है ना। स्टार्टिंग में ये लिया मैंने 40 ml, ये 40 ml लिया, ठीक है, और ये 0 होगा। अब मान लो ये रह गया 25 ml, तो ये कितना बन गया 15 ml बन गया 15 ml। और जो NaOH लिया है ना हमने, वो ब्यूरेट में लिया है, ब्यूरेट में लिया है NaOH। तो जितना एसिटिक एसिड बनता जाएगा ना उतना NaOH यूज होता जाएगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के इक्वल NaOH यूज होगा, और ब्यूरेट होती है 50 ml की। अब एसिटिक एसिड कितना बना बताओ, एसिटिक एसिड कितना बना 15 ml। तो NaOH भी कितना यूज होगा बताओ, NaOH कितना यूज होगा 15 ml, और वही रीडिंग आपको दिखनी है, NaOH 15 ml यूज होगा। अब मान लो इनिशियल रीडिंग आपके पास 8 पे है, 8 ml पे है इनिशियल रीडिंग। अब यूज होना है इसने 15 ml, तो बताओ फाइनल रीडिंग कितने पे जाएगी बताओ, 23 पे जाएगी ना 23 पे। तो इनिशियल वॉल्यूम को हम V0 मान लेते हैं, टी टाइम पर वॉल्यूम को VT मान लेते हैं। तो आपने 15 ml निकालना है, अब 15 ml निकालना है, 15 ml तो कितना निकलेगा 23 माइनस 8 यानी VT माइनस V0। तो जो X होगा ना वो VT माइनस V0 होगा, समझ आ गई बात, X VT माइनस V0 होगा, क्लियर। यहाँ इनिशियल वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ब्यूरेट में है, और ब्यूरेट में इनिशियल वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, कोई 0.0 पे हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी टाइम बाद क्या हुआ, इन्फिनिटी टाइम बाद ये रह गया 0 और ये बन गया 40 ml, ये 0 रह गया, ये 40 ml बन गया। अब बताओ NaOH कितना यूज होगा, एक रफ आइडिया बता दो, NaOH कितना यूज होगा 40 ml। तो अब ब्यूरेट में से आपको 40 ml निकालना है। अब मान लो इनिशियल रीडिंग आपकी 3 पे है, 3 पे है इनिशियल रीडिंग, V0 3 पे है, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग कितने पे जाएगी बताओ, 40 ml निकालना है आपने, फाइनल रीडिंग कितने पे जाएगी 43 पे, 43 पे। ये V इन्फिनिटी है, ठीक है, V इन्फिनिटी है ये। अब आप देखो जो 40 ml है वो किसके बराबर होगा, 40 ml किसके बराबर होगा बताओ, 40 ml 40 ml किसके बराबर होगा, यहां से निकालो ब्यूरेट से 40 ml निकालो, किसके बराबर होगा V इन्फिनिटी माइनस V0। और ये 40 ml ही A है, देखो A यही है, तो यानी A जो है ना वो V इन्फिनिटी माइनस V0 है, ये A है V इन्फिनिटी माइनस V0। और जो 15 ml बना था ना वो X बना था X, तो ये X है V इन्फिनिटी माइनस V0। तो A तो है V इन्फिनिटी माइनस V0 और X है VT माइनस V0। तो A माइनस एक्स सोल्व कर सकते हो, A की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई, तो A माइनस एक्स निकाल लो। V इन्फिनिटी माइनस V0 माइनस VT माइनस V0, ब्रैकेट ओपन कर लो, V इन्फिनिटी माइनस V0 ब्रैकेट अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो V0 से V0 कट हो जाएगा, तो A माइनस एक्स क्या आएगा V इन्फिनिटी माइनस VT। अब आप अप्लाई कर दो, K बराबर 2.303 बटे T log A किसके बराबर है V इन्फिनिटी माइनस V0 के बटे A माइनस एक्स किसके बराबर है V इन्फिनिटी माइनस VT के। ये आपका फार्मूला आ गया, समझ आया है। समझ आ गया काम, दोनों फार्मूले क्लियर हैं ना। एक बार इस वीडियो को आप रिपीट कर लेना, क्योंकि ये देखो रेयर चांस में आता है क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया है, रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन आए। पर ये रेयर क्वेश्चन जो होते हैं ना यही हमारे को बाकियों से आगे करेंगे। जनरल क्वेश्चन दुनिया करके जानी है वहाँ, वो सारे करके जाएंगे, पर अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो फिर ये सिलेक्टेड स्टूडेंट करेंगे, और जो क्वेश्चन सिलेक्टेड स्टूडेंट करते हैं ना वही हमारे को हमारे कंपटीटर से आगे करते हैं।
नॉर्मल क्वेश्चन तो हम हमारे कंपटीटर को पीछे नहीं कर सकते नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर। जब ऐसे क्वेश्चन उठेंगे ना, तब अगर ये क्वेश्चन उठ जाता है तो ये फिर हजारों में से कोई 5, 7, 10 बंदे होंगे जो ये उत्तर लिख के आएंगे। और इसको यूं भी कर सकता है वो, ये भी ध्यान रखना, k बराबर 2.303 बट्टे टी लोग v0 माइनस वी इन्फिनिटी बट्टे वी टी माइनस वी इन्फिनिटी, एक ही बात है वो तो। ये वी इन्फिनिटी माइनस वी जीरो था तो v0 माइनस वी इन्फिनिटी लिख दिया, इसको वी टी माइनस वी इन्फिनिटी लिख दिया, सेम ही आंसर आना है ना, सही है। तो वो कहीं उलट कर दे इसको, ये भी ध्यान रखना, उल्ट भी कर सकता है वो फार्मूला देते टाइम। चलें आगे। अब अपने कुछ ग्राफ की बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए। ग्राफ बना हुआ आ जाता है ना पेपर में, आपने देखा भी होगा ग्राफ बने हुए आ जाते हैं, कौन सा ग्राफ सही है ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाता है अगर। तो हमारे दो तरह के ग्राफ फॉलो होते हैं हमारे पास। पहली चीज़ बता दूं, अपने पास स्ट्रेट लाइन कर्व ही आने हैं सारे अपनी बुक्स के अंदर, सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा आने हैं, सरल रेखा समीकरण से आने हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आने हैं। सरल रेखा समीकरण कितने प्रकार की होती है? सरल रेखा समीकरण, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हम ग्राफ में फॉलो करते हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो y बराबर एम एक्स और एक y बराबर एम एक्स प्लस सी। मैं अभी आज आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, है ना। एक तो y बराबर एम एक्स और एक y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स और y बराबर एम एक्स प्लस सी समझते हैं? दोनों ग्राफ बनाने आते हैं क्या? y बराबर एम एक्स और y बराबर एम एक्स प्लस सी के कैसे बनाएंगे? देखो, y ले लेंगे y अक्ष पर, ये कंपैरिजन करना होता है हमारे को सारी इक्वेशन से। y ले लेंगे y अक्ष पर, x ले लेंगे x अक्ष पर, y अक्ष पर आ जाएगा, x अक्ष पर आ जाएगा। और m जो है ना, m ये सरल रेखा की ढाल है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की ढाल, ये स्लोप है ग्राफ का। तो सरल रेखा बनेगा ग्राफ y बराबर एम एक्स से, y आ गया y अक्ष पर, x आ गया x अक्ष पर, एक सरल रेखा बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो, जिसका जो ढाल है, जो स्लोप है, वो स्मॉल m के बराबर होगा, स्मॉल m के बराबर होगा। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री से ये ग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, चाहे सेकंड ग्रेड में आया हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा जब सरफेस केमिस्ट्री हम करेंगे। तो y बराबर एम एक्स, वाई अक्ष पर y आ गया, x अक्ष पर x आ गया, सरल रेखा समीकरण ने सरल रेखा खींच दी, और ढाल किसके बराबर हो गया? स्लोप किसके बराबर हो गया? स्मॉल m के। स्लोप जो है वो स्मॉल m है, स्मॉल m। समझ आ गया ग्राफ? सिंपल है ये तो। y को कहाँ ले लेना है? y को y अक्ष पर, x को x अक्ष पर, और m जो है वो सरल रेखा की ढाल है, स्लोप है। अब इस समीकरण से कंपैरिजन करो, एक चीज एक्स्ट्रा लिखी है इसमें। क्या एक्स्ट्रा लिखा है बताओ? क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है? सी क्या होता है? सी होता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट। सी इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट। कैसे बनाएंगे देखो, y को कहाँ लेंगे? y को y अक्ष पर, x को x अक्ष पर, m क्या है? m क्या है? ढाल है, स्लोप है ना। और c क्या है? c अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है। यानी हमें जो सरल रेखा खींचनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर उठा के खींचनी होती है ऐसे। ये जो हमने छोड़ा है ना अंतःखंड, इंटरसेप्ट, ये c है, और ढाल जो है, स्लोप जो है वो m है। और यहाँ c था नहीं, देखो, यानी यहाँ c का मान 0 था। तो जब c का मान 0 था ना, तो हमने c लिया ही नहीं था,
सी को ख़त्म कर दिया था। ये इस अभिक्रिया में देखोगे तो सी की वैल्यू 0 है, तो सी की वैल्यू 0 करते ही ये वाला जो कर्व है यहाँ पहुँच जाएगा। समझ आई बात? लग गया पता? तो ये दो तरह के ग्राफ होते हैं। अब जैसे जीरो ऑर्डर का ग्राफ आ जाए, सपोज जीरो ऑर्डर का ग्राफ आ जाए, जैसे ग्राफ दे दिया x और t के लिए, ऐसे ग्राफ दे दिया x और t के लिए कि कौन सा ग्राफ सही है। इस तरह के प्रश्न आते हैं ऐसे, यूं देगा आपको ग्राफ। अब दे दिया कौन सा ग्राफ सही है, कैसे सोचेंगे? क्या फार्मूला था बताओ के का फार्मूला क्या था? के बराबर x अपोन में टी, है ना, x अपोन में टी। तो क्या बनेगा बताओ? x बराबर के टी। तो अब बताओ कौन सी समीकरण बनी? y बराबर mx या y बराबर mx प्लस सी? y बराबर एम एक्स, यानी सरल रेखा समीकरण बनी, है ना। तो y अक्ष पर x आया हुआ है, y अक्ष पर x आया हुआ है, x अक्ष पर t आया हुआ है। तो ग्राफ हमने कैसे बनाया था? देखो y अक्ष पर x आ गया, x अक्ष पर t आ गया, और ये हमने ढाल बनाया था, और ढाल किसके बराबर होगी? के। तो कौन सा ग्राफ सही है बताओ? थर्ड वाला। समझ आई बात? थर्ड वाला ग्राफ सही है। तो इस तरह से अप्लाई करना होता है अपने को। क्लियर? अब जीरो ऑर्डर के लिए R0 वाले ग्राफ देखते हैं अपने, फिर बाकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर वाले ग्राफ भी हम बनाएंगे। R0 वाला क्या था बताना? सूत्र क्या था R0 वाला? के बराबर, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की बुक में ये ग्राफ है, के बराबर क्या सूत्र बनाया था R0 वाले से? R0 माइनस आर बटे टी, के बराबर R0 माइनस आर बटे टी, ये ग्राफ सूत्र था अपने पास, है ना। तो अब टी को इधर गुना में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? R0 माइनस आर बराबर के टी, R0 माइनस आर बराबर के टी। तो ये बन गई y बराबर m इंटू एक्स। तो y अक्ष पर क्या लिया हुआ है? y अक्ष पर क्या लेंगे? y अक्ष पर R0 माइनस आर, है ना, R0 या R0 माइनस आर, ये y अक्ष पर ले लिया। x अक्ष पर क्या आ जाएगा? x अक्ष पर t, और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ढाल इक्वल टू के, स्लोप इक्वल टू के। समझ आ गई बात? ये ग्राफ बन गया, है ना। इसको हम और कैसे बना सकते हैं? एक तो ग्राफ लेते हैं सांद्रता में परिवर्तन के लिए, ये जो हुआ है, और एक लेते हैं टी टाइम पर सांद्रता के लिए, टी टाइम पर कंसंट्रेशन के लिए। अब बताओ टी टाइम पर कंसंट्रेशन कौन सी है इसमें से? R0 और R में से टी टाइम पर कंसंट्रेशन कौन सी है बताओ? R है। तो R0 को इस साइड ले जाओ, R0 को इस साइड ले जाओ, क्या बनेगा बताओ? जब R0 को इस साइड ले जाओगे क्या बनेगा बताओ? माइनस आर, माइनस रह जाएगा ना, माइनस आर बराबर के टी माइनस R0 या R0, सही है। माइनस आर बराबर के टी माइनस R0। अब ये वाला माइनस हटाओ तो कैसे लिख सकते हो इसको? R बराबर माइनस के टी प्लस R0। ये वाला माइनस हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए? R बराबर माइनस के टी प्लस R0। अब बताओ ये कौन सी समीकरण है? y बराबर एम एक्स या y बराबर एम एक्स प्लस सी? y बराबर एम एक्स प्लस सी है ये।
y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y अक्ष पर क्या लें बताओ, y अक्ष पे क्या लें, y अक्ष पे कंपैरिजन करो अपने आप। r, y अक्ष पे r ले लिया। x अक्ष पे क्या लें, x अक्ष पे t, x अक्ष पे t आ जाएगा ना। और ढाल किसके बराबर है, ढाल m किसके बराबर है, m कंपैरिजन करो माइनस के के, यानी इस बार ढाल जो है ना वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, सही है, नेगेटिव आई है ना, माइनस के आई है, यानी ढाल ऋणात्मक है। जब हम ऐसे उठती हुई ढाल दिखाते हैं ना, ये वाली, ये तो होती है धनात्मक, पॉजिटिव, और जब हम ऐसे गिरती हुई ढाल दिखाते हैं ना तो ये होती है ऋणात्मक। ग्राफ आपने दोनों तरह के देखे होंगे बुक्स में, आपने ऐसा ग्राफ भी देखा होगा, आपने ऐसा गिरता हुआ ग्राफ भी देखा होगा कि ऐसे गिर रहा है। ये ऋणात्मक ढाल को बताता है और ये धनात्मक ढाल को बताता है। समझ आ गई बात। अब ढाल क्या है, अब ढाल क्या है बताओ, धनात्मक है या ऋणात्मक है, हाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ग्राफ को ऐसे गिराते हुए बनाना है, ऐसे ये ग्राफ सही होगा। ढाल बराबर माइनस के, और इस बार अंतःखंड जो आप ऊपर छोड़ के आए हो ना वो वाला है, जो आप ऊपर छोड़ के आए हो वो अंतःखंड है। तो यहाँ जो अंतःखंड है वो ये है R0। समझ आई बात। लग गया पता। अंतःखंड जब ऋणात्मक ढाल आएगी तो ऊपर छोड़ा जाता है और धनात्मक ढाल आती है तो यहाँ नीचे छोड़ा जाता है। क्लियर। समझ आ गया काम ना, बन जाएंगे दोनों तरह के ग्राफ। तो कौन कौन से ग्राफ आए हमारे पास, अगर ग्राफ आएंगे पूरी बुक में यही ग्राफ आएंगे। एक तो y बराबर एम एक्स, एक y बराबर एम एक्स प्लस सी। y किसको बताता है, y अक्ष को, x किसको बताता है, x अक्ष को। सरल रेखा समीकरण जो ढाल होती है वो m होती है। अगर ऋणात्मक ढाल दे देता है तो y अक्ष को, x अक्ष को, और ये ढाल यूँ रहेगी, ढाल बराबर माइनस m। और जब c दे देगा तो y अक्ष को, x अक्ष को, ये c होगा। और जब ऋणात्मक ढाल देगा तो ये y, ये x यहाँ से बनाएंगे, ये c होगा और ये ढाल माइनस m होगी। क्लियर।